नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घटनासार वार्षिकांक 2022 के 10वें एपिसोड को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। नए व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें कि घटनासार रिवीजन की इस सीरीज में हम संपूर्ण घटनासार का नोट्स फॉर्म में रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। इसके पॉइंट देखिए। मेरकाम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अगला बिंदु, राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55% है, जबकि तापीय ऊर्जा का 43% तथा शेष 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला टॉपिक है 7वां रायसीना संवाद। रायसीना संवाद हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए इसके पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसके पॉइंट्स। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय था टेरानोवा इम्पेसेंट एंड इम्पेरिल्ड। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। यह डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अगला बिंदु, इसमें 90 से अधिक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्डट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथोनी एबाट आदि शामिल हुए। अगला बिंदु, भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन। इसके बिंदु देखिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 9 मार्च 2022 को भारत के वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को वर्चुअली लॉन्च किया। यह वर्चुअल SGKC हरियाणा के मानेसर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित है। अगला टॉपिक, भारत का पहला स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट। इसके पॉइंट देखिए। सरकार डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम के तहत पहले स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट को 2023-24 तक शुरू करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल 2022 को बताया कि RISC-V कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसरों की भावी पीढ़ियों का निर्माण करना है। गतिशील कंप्यूटिंग और डिजिटीकरण पर भारत के रणनीतिक फोकस की आवश्यकता को पूरा करेंगे। IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलप ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए क्रमशः शक्ति और बेगा नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। तो किस नाम से 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं? तो उनका नाम है शक्ति, ये 32 बिट के लिए है, और बेगा 64 बिट के लिए है। भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि भारत में भी कंप्यूटर चिप का उत्पादन किया जाए, क्योंकि अभी भारत में कंप्यूटर चिप का उत्पादन नहीं होता है। अगला टॉपिक है कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान। इसके बिंदु देखिए। कर्नाटक राज्य सरकार ने 22 अप्रैल 2022 को निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान सांस निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत की है। सांस एक अभियान है जिसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला टॉपिक है गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन घोषित। इसके पॉइंट देखिए। जोधपुर संभाग के संचार तहसील से 57 किलोमीटर दूरी पर चितलवाना तहसील के रणखार गांव के आसपास रहने वाले जंगली गधों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में बड़ी घोषणा करते हुए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। कच्छ के रण में पाया जाने वाला अनोखा प्राणी गधा न घोड़ा है और न ही दोनों के मेल से बनने वाला खच्चर है। घुड़खर नाम से चर्चित इन गधों का वजन लगभग 250 किलोग्राम होता है और यह अधिकतम 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लुप्तप्राय जीवों में होने से घुड़खर को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रथम सूची में रखा गया है। अगला टॉपिक है सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। इसके पॉइंट देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण
सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा शिंकुला दर्रे पर किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 16,580 फीट होगी। शिंकुला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी। यह सुरंग लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई है। इस टनल का साउथ पोर्टल शिंकुला में होगा। इस सुरंग का उत्तरी द्वार लाखांग में खुलेगा। यह सुरंग जास्कर घाटी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी, क्योंकि उस सुरंग के खुलने के बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क। पॉइंट देखिए इसके, तमिलनाडु के सीबीडी की खेती के लिए एक विशेष आर्थिक जोन हेतु स्थान चुनने के लिए कहा गया है। वर्ष 2021 में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने एक सीबीडी मिशन शुरू किया था। देखिए सीबीडी क्या है। ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सीबीडी पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। सीबीडी की अन्य प्रजातियां हैं जैसे ग्रेसेलेरिया एडुलिस, ग्रेसेलेरिया क्रैसा, ग्रेसेलेरिया वेरुकोसा और सारगुशम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी। नेक्स्ट पॉइंट, सीबीडी विटामिन, खनिज और फाइबर का स्रोत होते हैं तथा कई सीबीडी स्वादिष्ट भी होते हैं। कई सीबीडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट विद्यमान होते हैं। उनके ज्ञात औषधीय प्रभाव हजारों वर्षों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। कुछ सीबीडी में कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली एजेंट भी पाए जाते हैं। अतः शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये अंततः लोगों में घातक ट्यूमर और ल्यूकेमिया के उपचार में प्रभावी साबित होंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल गुरुगन ने 15 अप्रैल 2022 को कहा कि मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए देश में पहली बार तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरी की जाएगी। अगला टॉपिक है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक। ये क्वेश्चन पीसीएस 2022 में पूछा गया था। इसके बिंदु देखिए। कर्नाटक के आईटी मंत्री ने 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन। तो देख लीजिए, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो उस एयरलाइन का नाम है इंडिगो। इसके बिंदु देखिए। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को सफलतापूर्वक उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। अगला बिंदु, यह भारतीय नागरिकों के लिए उड्डयन की एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBAS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इस तकनीक में ज़मीनी स्तर पर नेविगेशन ढांचे की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यह GPS का उपयोग करती है। साथ ही यह इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए गगन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी प्रयोग करती है। अगला टॉपिक, सांबा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला। इसके बिंदु देखिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। देखिए, यहाँ जो मैटर था उसे डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि वो काम की सूचना नहीं थी। अगला टॉपिक, अटल टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के इंजीनियर मार्बल अटल टनल को नई दिल्ली में 28 अप्रैल 2022 को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल टनल को प्राप्त हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नामांकित किया गया था, जिसमें चुना गया अटल टनल को। यहाँ दी गई सूचनाएं काम की नहीं थी, इसलिए यहाँ से भी मैटर को डिलीट कर दिया गया है। अगला टॉपिक, विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी के लिए $47 मिलियन को मंजूरी दी। इसके बिंदु देखिए। विश्व बैंक ने भारत सरकार के सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए अप्रैल 2022 में $47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं
कि जो सूचनाएं इसमें काम की नहीं थी उनको हमने हटा दिया है। इस तरह से आपका एक नोट्स तैयार कर दिया गया है जिसमें सिर्फ काम की सूचनाएं ही आपको दी गई हैं। अगला टॉपिक देखिए, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। इसके बिंदु देखिए, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए हाल ही में वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। दूसरा बिंदु, एमटीएस परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक, नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। इस टॉपिक के बिंदु देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 1 से 3 अप्रैल 2022 तक भारत की राजकीय यात्रा की। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद देउबा की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। अगला बिंदु, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण भारत द्वारा किए गए ऋण से किया गया है। अगला बिंदु, इस अवसर पर दोनों देशों के बीच पहले ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। यह रेल लिंक जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ेगी। इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य बन गया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य बना है। अगला टॉपिक, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। इसके बिंदु देखिए, 21 मार्च 2022 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक भागीदारी की स्थापना हुई थी। इस शिखर सम्मेलन के बाद 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस अवसर पर भारत की 29 प्राचीन धरोहरें भारत को लौटाई हैं। इन कलाकृतियों में कई 9वीं और 10वीं शताब्दी की हैं और उनका संबंध भारत के विभिन्न हिस्सों से है। अगला टॉपिक, भारत में मातृ मृत्यु दर पर बुलेटिन जारी। इसके बिंदु देखिए, भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने भारत में मातृ मृत्यु दर 2017 से 2019 के बीच पर नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS विशेष बुलेटिन मार्च 2022 में जारी किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR सुधरकर 113 से घटकर 103 हो गया है, यानी इसमें 8.8% की गिरावट दर्ज की गई है। और संख्या की बात करें तो 10 अंक की गिरावट हुई है, 113 से 103 हो गया है। लगातार तीसरे वर्ष मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी संभावना है कि भारत वर्ष 2030 से पहले इसे 70 पर लाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। केरल एक बार फिर मातृ और शिशु स्वास्थ्य में शीर्ष पर उभरा है, जिसमें देश में 30 का सबसे कम MM दर्ज किया गया है, यानी मातृ मृत्यु दर दर्ज किया गया है। केरल का MMR 42 से घटकर 30 हो गया है। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। ध्यान रखिएगा कि सबसे कम MMR वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है केरल, दूसरे पर तेलंगाना और तीसरे पर महाराष्ट्र। जबकि पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में MMR की सबसे बुरी स्थिति है। तो बुरी स्थिति वालों को भी याद कर लीजिए, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इस दर में काफ़ी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2017 से 19 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात 167 था, जो 2016 और 18 के बीच 197 था, यानी 30 अंक का सुधार हुआ है। दोस्तों, घटनासार वार्षिकी में अब जो टॉपिक दिए गए हैं वो सेम वही हैं जो वार्षिकी के पहले आई अर्धवार्षिकी में दिए गए हैं। इसीलिए इसके आगे के टॉपिक का रिवीजन मैं अर्धवार्षिकी के नोट से ही करा दे रहा हूं, क्योंकि इससे मेरे समय की बचत होगी। मैं एक ही टॉपिक के दोबारा नोट्स बनाने से बच जाऊंगा, आपको कोई भ्रम ना हो, इसीलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो पहले देख लेते हैं जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ये कब भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये 19-20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा पर आए थे। किस लिए भारत आए थे? ये 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। समझौता क्या क्या हुआ भारत और जापान के बीच? तो भारत और जापान के बीच 6 समझौते आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए हैं और 7 ऋण करार भी भारत और जापान के बीच हुआ है। और क्या समझौता हुआ है? भारत जापानी सेबों का आयात करेगा और जापान भारतीय आमों का आयात करेगा। अगला टॉपिक है 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड्स 2021 मिला है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ASI जारी करती है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने एयरपोर्ट शामिल हैं? तो कुल 6 एयरपोर्ट शामिल हैं। चयन का आधार क्या रहा है? बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन, यानी आकार और क्षेत्र के आधार पर चयन किया गया है। ये रिपोर्ट कुल कितने मानकों पर आधारित है? तो ये रिपोर्ट कुल 33 मानकों पर आधारित है। 6 भारतीय हवाई अड्डों में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री जिस एयरपोर्ट पर आते हैं उनमें शामिल है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ये लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये लगातार 4वें वर्ष शीर्ष पर है। दूसरी श्रेणी है प्रतिवर्ष 15 से 25 मिलियन यात्री जिस एयरपोर्ट पर आते हैं उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को। अगली श्रेणी है प्रतिवर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री जिस एयरपोर्ट पर आते हैं उसमें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। अगली श्रेणी है वे हवाई अड्डे जहां प्रतिवर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री आते हैं, तो उसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट शीर्ष पर है। अगला टॉपिक है भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया है, जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला उद्यमी पहले से ही इस पार्क में अपना व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त कर रही हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है और ये भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क है। अगला टॉपिक है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसे जारी करने में किनका सहयोग रहा है? तो विश्व बैंक की स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीना छाबड़ा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल का भी इसमें सहयोग रहा है। तैयार करने में किन संस्थाओं का सहयोग मिला है? तो विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहयोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करने में प्राप्त हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला राज्य है केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर आंध्र प्रदेश और 5वें पर महाराष्ट्र है। अंतिम स्थान यूपी को प्राप्त हुआ है। हालांकि प्रदर्शन में सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणीय स्थान पर है। इसके बाद प्रदर्शन में सूचकांक के मामले में दूसरे स्थान पर असम आता है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर है मिजोरम और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट का शीर्षक था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। रिपोर्ट में किन राज्यों को सुधार के मामले में निगेटिव अंक दिए गए हैं? तो उनमें है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक। वर्तमान रिपोर्ट चौथी रिपोर्ट है और ये 2017 से जारी की जा रही है। अगला टॉपिक है IIT मद्रास ने ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया। IIT मद्रास इस रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर रहा है। टॉप 10 में 7 IIT शामिल हैं। देख लेते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन से संस्थान शामिल हैं। पहला है IIT मद्रास, दूसरे पर है IIT बॉम्बे, तीसरे पर है IIT दिल्ली, चौथे पर है IIT कानपुर, 5वें पर है IIT रुड़की और 6वें पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और 7वें पर है IIT हैदराबाद और 8वें पर है IIT खड़गपुर, 9वें पर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट और 10वें पर है मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ शीर्ष पर है,
दूसरे नंबर पर दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और तीसरे नंबर पर नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज शीर्ष पर है। निजी विश्वविद्यालय श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्धा उड़ीसा पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबसे नवीन निजी कॉलेज की रैंक में शीर्ष पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी में सबसे ऊपर है और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कोझिकोड का स्थान है। मित्रों, यदि आपको हमारे इस नोट्स का PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे WhatsApp नंबर पर अपना नाम, जिले का नाम और आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपको इस नोट्स का PDF फ्री में उपलब्ध करा देंगे। और यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।